रहमानी को छोड़ दिया? वो तुमसे मिलना चाहता है। आपकी दूसरी गलती ये थी कि आपको जहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था वहाँ ना आकर यहाँ सड़क पर आप मुझसे मुलाकात कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारे पोते नवाज से ऐश करेंगे। आपकी तीसरी गलती ये है कि आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर को रिश्वत देना चाहते हैं। इस इनकलाब और निजाम में तुम्हारा हक इतना सही है? इन दो नुमाइंदों को लवासान वाले बंगले पर बुलाना है। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी और चोरी की तलाफी में लगा हुआ हूँ। पहली गलती आप खुद हैं, आपकी सोच है। हमारे हक के सिलसिले में आपकी ये सोच है। जनाब, ये आपकी खिदमत में। क्या है ये? ये उन बरतानवी फौजियों सिपाहियों की लिस्ट है जो ईरान में दफन किए गए हैं। MI6 को मुर्दों से क्या काम पड़ गया? फिलहाल इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है जनाब, लेकिन उन सभी सूबों में जहां ये बरतानवी दफन हैं, हमारे इदारे के लोग निगरानी रखे हुए हैं। देखना होगा कि उनकी प्लानिंग क्या है। तुम्हारी क्या राय है? अगर कोई कब्रों को खराब करने की कोशिश करे तो मेरा अंदाजा सही है। और तुम्हारा अंदाजा क्या है? अगर इजाजत दे तो बाद में बताऊं। कोई बात नहीं है। अच्छा, और कुछ? जनाब, शार्लोट ने MI6 को खबर दी है कि वीजा के बहाने उन लोगों से राब्ता कर लिया है जिन लोगों से वो राब्ता करना चाहती थी। उसने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एम्बेसी के सामने लगे कैमरों को देखने से ये पता चलता है कि वो किन लोगों से राब्ता रखना चाहती है और वो कौन लोग हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ। जनाब, ये तस्वीरें एम्बेसी के सामने लगे कैमरों से ली गई हैं। ये डॉक्टर अब्दुल रज़ाक काशानी सदरी हैं, जो कि एक मिनिस्ट्री के नायब वजीर हैं। ये शार्लोट के ईरान आने के 2 दिन बाद इंग्लैंड एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए गए थे। और ये तस्वीर भी देखिए ज़रा। और ये तस्वीर उसके 1 दिन बाद की है। और यही अब्दुल रज़ाक काशानी अपने घर वालों यानी बीवी और बेटी के साथ एम्बेसी वीज़ा लेने के लिए जाते हैं। बस फर्क ये था कि इस मर्तबा ये लोग अपने फैमिली के साथ सुबह 10:30 से 3 बजे तक एम्बेसी के अंदर रहते हैं, जबकि इनसे पहले सिर्फ 2 लोग अंदर गए थे। जनाब, आप इसे देखिए। ये डॉक्टर मोहम्मद अली रवाकपुर हैं। ये स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर रवाकपुर? क्या उन्हें भी इंग्लैंड का वीजा चाहिए था? बहरहाल ये भी एम्बेसी में वीजा लेने के लिए गए थे। मोहम्मद अली तो याद होगा ना तुम्हें? हाँ, याद है मुझे। मोहम्मद, तुमने उन स्टूडेंट्स की फोटो देखी है जिन्होंने अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा किया था? उनमें से कुछ को देखा है। उन तस्वीरों में से एक में एक आदमी है जो वहाँ दीवार पर बैठा है और वहाँ से इशारा कर रहा है कि दरवाजे को धक्का देकर खोला जाए। वो आदमी डॉक्टर मोहम्मद अली रवाकपुर है। उम्मीद है कि अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसा होगा। ये आदमी कभी भी अपने स्टैंड को नहीं भूला। अभी तक ये अपने स्टैंड पर बाकी है। उम्मीद करता हूँ। और कुछ है? जी जनाब, देखिए। ये तस्वीर सलमान सूरी की है, जो कि इख्तिसादी इदारे के नायब वजीर नासिर सूरी का दूसरा बेटा है। ये शार्लोट के आने के 5 दिन बाद एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए गया और 4 घंटे तक एम्बेसी के अंदर रहा।
उसके बाद फातिमा अर्दकानी हैं, जो कि पार्लियामेंट के 3 मरहले में नुमाइंदा रह चुकी हैं, और माहौल हयात कमेटी की रुकन नीस खवातीन के उमूर में डॉक्टर हिजरती की मुआविन हैं। ये भी शार्लोट के यहाँ आने के 8 दिन बाद वीज़ा लेने एम्बेसी गई थी और 3.5 घंटे तक एम्बेसी में रही। ये सब लोग वीजा लेने के लिए एम्बेसी में गए हैं? जी जनाब। रफ्त आमद का बेहतरीन जरिया है ये। यहाँ तक कि वीजा के अलावा कोई दूसरे काम के लिए गया तो भी वीजा की आड़ में जाता है। एम्बेसी में हमारे एजेंट का क्या कहना है? अगर कोई खास मसला हो भी तो अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन एक बात तो वाजे है कि इन सब ने वीज़ा की दरख्वास्त दी है। इसके अलावा जनाब, ज़रा ऐसे देखें, कहीं मैं भूल न जाऊं। ये उन लोगों की लिस्ट है जिनके नाम हमने यहाँ जानबूझकर दर्ज नहीं की, लेकिन इनमें ज़्यादातर बड़ी हस्तियाँ हैं, या खुद हैं या उनके रिश्तेदार हैं। अगर मेरी टीम के अलावा किसी और ने ये लिस्ट बनाई होती, मैं कभी नहीं यकीन करता। मैं फरज बोल रहा हूँ, अंग्रेजों की कब्र के पास से। ये लीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, तो क्या खबर है डॉक्टर नसर आबादी साहब? कोई ख़ास खबर नहीं है। आपने जो चाहा था उसका पहला मरहला तो अंजाम पा गया। खुजिस्तान में? नहीं, बुशहर। खुजिस्तान तो दूसरे मरहले में है। समझ में नहीं आ रहा है, एक मामूली से काम के लिए इसे बांट क्यों दिया है? जल्दबाजी ना करें मोहतरमा। ये तय नहीं पाया है कि मैं लोगों को काम पर लगा कब्रों पर कतबा लिखवाऊं। मुझे लोगों के जहन को आमादा करना होगा। उन्हें एहसास होना चाहिए कि वो कौमी काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो कौमी काम अंजाम दे रहे हैं। इन सब के लिए वक्त की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी तक मेरा इंग्लैंड का वीज़ा नहीं लगा है। मैं इस बात को लेकर फिक्रमंद हूँ। मैं यूं ही झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आप एक बात मत भूलिए डॉक्टर साहब, कभी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। जब आपका काम हो जाएगा तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, समझ गए? आ जाओ। जनाब, खुजिस्तान और बूशहर से हमारे आदमियों ने राब्ता किया है। शहीदी साहब की बात सही है। अंग्रेज फौजियों की कब्रों पर लगे कतबों से उनका नाम हटा दिया गया है। नतीजा क्या रहा? अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जनाब, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मोहम्मद, कैसी बात करते, आ जाओ। जनाब, आप सही कह रहे थे। क्या? अभी अब्दी साहब के ऑफिस में उस वाकये का जायजा ले रहे थे हम। कौन सा वाकया?
बूशहर वाला, वही बरतानवी फौजियों की कब्रों को खराब करने वाला मामला। अच्छा, तो नतीजा क्या है? जनाब वाज़ेह है, बरसों बाद उन्हें याद आया है कि हमारे मुल्क में अंजाम पाने वाले जराइम के निशान मिटा दें। ये वही इंग्लैंड है जो बरसों से कोशिश कर रहा था कि कब्रों की असर नौ तामीर करे। तो वजह क्या है? जनाब वो भी वाज़ेह है, हमारे लोग अंग्रेजों की कब्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हर समझदार आदमी यही सोचेगा कि अंग्रेज फौजियों की इतनी सारी कब्रें यहाँ क्यों बनी हुई हैं, इनके होने का यहाँ क्या मतलब है। और ये चीज़ इस बात का सबब बनेगी कि ईरानी आवाम की इस्तेकामत और जिद्दोजहद खासकर बूश शहर के लोगों में जिंदा हो जाएगी। सही कह रहे हो मोहम्मद शाबाश। रईस अली दलवारी जैसे लोग और मिर्जा मोहम्मद बुराज जानी जैसे लोग और हुसैन खान जैसे लोग और नासिर खादरूनी जैसे लोग हुआ करते थे जिन्होंने ईरान में तेल की लूटमार को रोका है। इसके अलावा पिछली तारीख को देखो कि जिसमें यही इंग्लैंड वाले थे जिन्होंने गेहूं स्टॉक करके पूरे ईरान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जी हाँ, जिसकी वजह से ईरान की आधी आबादी खुशकिसाली का शिकार हो गई। मोहम्मद, तुम जानते हो उस वक्त ईरान की आबादी कितनी थी? मुझे लगता है उस वक्त 23 मिलियन रही होगी। बिल्कुल, आधी आबादी खत्म हो गई थी। अगर इंटरनेट पर देखो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि पूरी हिस्ट्री में इंग्लैंड ने ईरान पर कितने जुल्म किए हैं। और अब वो इस कोशिश में लगे हैं कि अपनी पेशानी पे लगे इस दाग को किसी तरह से मिटा डालें। मुश्किल तो यहाँ है शहीदी साहब के वो अपना ये मनहूस मंसूबा हमारे कुछ नादान लोगों के जरिए ही अंजाम दे रहे हैं। ये दुख की बात है। दुख की बात है मोहम्मद, दुख की बात है। उनका काम ही यही है। ईरान में ही नहीं, जहाँ भी उनकी पहुंच हुई हर जगह लूट मार की। हिंदुस्तान को ले लो, अफ्रीका को ले लो, और भी बहुत जगह है। मेहरान मंसूरी, पैदाइश 1986, वालिद का नाम अब्दुल्ला। साल 1998 में यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की जो कि जर्नलिज्म में थी। ये हमीद महमूदी का भांजा है जो कि काज़मी के ऑफिस में काम करता है और उसके बाद से ये पार्लियामेंट के नामा निगार की हैसियत से काम करने लगा। इसने बहुत ही होशियारी से काम किया है जनाब। इसने पार्लियामेंट के तमाम दीगर नामा निगारों को छोड़कर इस मंसूरी का इंतखाब किया है, जिसकी दस्तरसी पार्लियामेंट में भी है कि जिसके मामू एक ओहदेदार के ऑफिस इंचार्ज भी हैं, और एक अकेला जवान, वो भी गैर शादीशुदा। इसकी फाइल का जायजा लो। जी जनाब। रसूल, जी। तुम जरा एक जहमत उठाना, इसकी बैंक डिटेल निकलवाओ और इसके फोन की रिकॉर्डिंग के लिए अदालत से हुक्म निकलवाओ जल्दी से, ठीक है? इस काम को तुम्हें ही अंजाम देना है। हमें ये देखना और समझना होगा कि इसने कैसे और कहाँ इस मंसूरी को ढूंढा। ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, गैर मुल्कियों की सभी मीटिंगें, गैर मुल्कियों के साथ मुल्क में होने वाली तमाम मीटिंगें और जिम्मेदारों की मौजूदगी में इसने जहाँ जहाँ रिपोर्टें तैयार की हैं वो सब चाहिए। जी तुम मुश्तरका नामों को ढूंढने की कोशिश करो, कब, कहाँ, किस जगह, ये सब पता करो। वक्त बहुत कम है रसूल, संजीदगी से करो। जी ठीक है, करता हूँ। इजाज़त दे। मोहम्मद, एम्बेसी के अंदर हमारी निगरानी का क्या हाल है? जनाब, हमारा एक आदमी है वहाँ, लेकिन ये अंग्रेज हसास जगहों जैसे इन्फॉर्मेटिक, डिप्लोमेटिक या आर्काइव जैसी जगहों पर ईरानियों से फायदा नहीं उठाते। जैसे भी हो, शार्लोट के करीब जाना होगा। इसी को शार्लोट के करीब करो। जी जनाब। अब या तो कोई कौमी हो या अंग्रेजी क्यों ना हो। जी जनाब।
मोहम्मद साहब, हाँ बोलो। वो सफेद रंग की कार में बैठकर निकल गई है। शायद ये इंटरनेट वाली टैक्सी है और आपकी ही तरफ आ रही है। अच्छी बात है, ठीक है, मैं देख लूंगा। सलाम मोहतरमा, कैसी हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या? आपके वालिद कैसे हैं? ठीक है, खुदा का शुक्र है। बैसाखी के बगैर अब चलते हैं। खुदा का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। उनका ध्यान रखिए आप। जी जरूर। शार्लोट लोपेज वार्लर वारोन, इनके बारे में जो भी मालूमात हो वो चाहिए। वो एम्बेसी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। नहीं, मेरा मतलब उन मालूमात से है जिनका बाज़ाफ्ता ऐलान नहीं किया जाता। वो अजीब किस्म की औरत है। मैं उसके माजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो अकेले ही बाहर आया जाया करती है और जब वापस आती है तो या तो वो अपने ऑफिस का काम करती रहती है या अपने कमरे में रहती है। मैंने सुना है कि रात में वो कभी कभार एम्बेसी भी नहीं आया करती है। एम्बेसी के लोगों के साथ उनका राब्ता कैसा उससे है? सभी बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि एम्बेसडर भी। क्यों उनसे इतना डरते हैं? मैंने एम्बेसी के कुछ आदमियों को उसकी बुराई करते हुए देखा है। कहते हैं बहुत ही बदतमीज है, बदजुबान है। वो सबकी बेइज्जती करती रहती है, शराब ज्यादा पीती है, यहाँ तक कि वो एम्बेसडर की भी बेइज्जती करती है और अखलाकी लिहाज से। अच्छी बात है। इतनी हद तक उस पर नजर रखें कि आपको खतरा ना हो। कोशिश करें उसके और ज्यादा करीब होने की। करीब? उसके आसपास रहें, लेकिन इस तरह कि वो शक ना कर बैठे। ये लीजिए। ये क्या है? आपको इंग्लैंड का वीजा चाहिए मुहाजिरत के लिए। वो आपसे जरूर पूछेगी कि इन 3 वर्षों में जब आप यहाँ के लिए काम कर रही थी कोशिश क्यों नहीं की। आप अपने वालिद की बीमारी का बहाना करें। बोल दें कि उस वक्त वो बीमार थे तो अकेला नहीं छोड़ सकती थी, पर अब वो ठीक हैं तो इत्मीनान है। आगे से आपके भाई उनका ध्यान रखेंगे। भाई? लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है। क्यों नहीं है? उसका नाम सामान है। जब आप नौकरी के लिए फॉर्म भर रही थी तो उसमें आपके भाई का नाम है। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। आप तीसरा पेज खोलकर देखिए। आपने अपने भाई का नाम उसमें लिखा है। उसका नाम सामान है और वो स्टूडेंट है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा।
इसे अभी आपने इजाफा किया है, लेकिन एम्बेसी के सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, एम्बेसी के नौकरी वाले फॉर्म में कंप्यूटर में नाम दर्ज है उसका। सामान उस वक्त स्टूडेंट था, लेकिन अभी वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। अस्पताल में वो रेडियोलॉजी का हॉल बना रहा है। बाज़ मौक़ों पर हुकूमती इदारों की इमारतों में भी काम करता है, जैसे कि ONGC, डिफेंस मिनिस्ट्री और एटमी एनर्जी के लिए भी। अलबत्ता उनके लिए लेबोरेटरी ज़्यादा बनाता है वो। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने भाई से पूछ के बताएंगी। कोशिश करें कि उसके करीब जाएं। उसके ताल्लुकात किससे हैं, उसका मिलना जुलना, फ़ोन, ये सब अहम है। देखें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम कर रही है, उसके लिए क्या ज़्यादा अहम है, क्या पूछती है, क्या जवाब पाती है, ऑफिस में कब आती है, वो कब सोती है, कब जागती है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ इकट्ठा करें, लेकिन कहीं भी कुछ लिखें नहीं, सिर्फ जहन नशीन कर लें। सिर्फ जहन नशीन। जो टेलीफोन नंबर ज़रूरी काम के मौके के लिए दिया था, याद है? हाँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ उसी नंबर पर कॉल करें। 3 दिन बाद हम फिर इसी जगह इसी तरीके से मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर उसने मुझसे कहा कि अपने भाई की तस्वीर दिखाओ तो क्या उस करूं? फाइल के आखिर में ईमेल और पासवर्ड वगैरह सब लिखा हुआ है। आखिरी सफ़े पर देखिए, उसमें आपके भाई, सामान और काफ़ी तस्वीरें हैं। ईमेल को खोलिए, तस्वीरें मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और ईमेल को मिटा दीजिए। ना उसकी ज़ेरॉक्स निकालें और ना ही उसकी कॉपी बनाएं। अगर कोई बात हुई तो सिर्फ मुझसे ही पूछिएगा। ठीक है। और कोई खास बात? नहीं। सलामत रहें। ये रहे आपके बाकी पैसे। कई लोग थे जो कूद कर गए, मैं वहां खड़ा था तो मैंने क्या देखा कि कई लोग आए, उनके हाथ में कुदालें थीं। वो आए और उन कब्रों को खोदने लगे। मैं जो कर सकता था मैंने किया, मैंने फोन कर दिया, और मैं कर भी क्या सकता था। खुदा तुम्हारा भला करे भाई। शहीदी साहब, आप देख रहे हैं ना, उन्होंने कब्र के पत्थरों तक को तोड़ डाला है और उन्होंने पत्थरों पर लिखी हुई इबारतों को जानबूझकर मिटाया है कि अंग्रेज फौजियों का नाम तक न पढ़ा जा सके। यहाँ तक कि जब पुलिस आई तो वो पुलिस से भी भिड़ गए। अच्छी बात है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आप सभी लोग नामी गिरामी लोग हैं। जनाब अली सलीमी साहब, आप में से कौन है? मैं हूं।
आपने हिस्ट्री में यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री ली है? आमिर जवादी साहब, मैं हूँ। आप यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की तालीम हासिल कर रहे हैं? अकबर रूही साहब, मैं हूँ। रहमान कोसरी, रहमान कोसरी मैं हूँ जनाब, मैं आपका खादिम हूँ। आपने जंग में बड़ी जांबाजी से लड़ाई की है। आप 36 महीने तक जंग के मैदान में रहे हैं। जी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अच्छी बात, अच्छी बात। आप में से कोई बता सकता है यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या है जनाब? इतने तालीम याफ्ता और समाज में अच्छा रुतबा रखने वाले लोग, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग कुल्हाड़ी हाथ में लेके कब्र क्यों तोड़ने लगे? वाकई में क्यों? पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या बात हो गई है? वो कैसे? पहले तो आप हमें बताइए कि हमें गिरफ्तार करके आप जो यहाँ हमें लाए हैं, किस लिए लाए हैं? क्यों हमें गिरफ्तार करके लाए हैं? ये सही कह रहे हैं, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें देखो, हम सोच रहे थे कि हमारे मुल्क की सलामती के जिम्मेदार लोग हमारी सलामती के लिए सोच रहे हैं और हमारे आसार को बचाना चाहते हैं, न ये कि पुलिस का पहरा लगाकर अंग्रेजों की कब्रों को बचाना चाहते हैं। ये सही कह रहे हैं। बजाय इसके कि आप लोग हमारे इनकलाब के आसार की हिफाजत करें, मुल्क के आवाम का पैसा ब्रितानवी साम्राज्य के आसार को बचाने में खर्च कर रहे हैं। आपको अगर हमसे शर्म नहीं आती है तो मुल्क के शहीदों के खून का ख्याल रखें। ये सही कह रहे हैं जनाब। आप अंग्रेजों के हाथों मारे गए उन औरतों और बच्चों को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटे, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है। ये सही कह रहे हैं जनाब। इतनी सी बात के लिए आप यहाँ चले आए, पड़ गए। ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे अखलाक वाले हैं और ये सभी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल जनाब, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही पाया। लेकिन जो बात मानने के लायक नहीं है वो ये है कि हैरत की बात यह है कि जो काम करने के लिए आपने इनको मना किया था, ये लोग बार बार वही काम कर रहे हैं। और ये कि इंग्लैंड का जासूसी इदारा इन तक कैसे पहुंच गया और MI6 ने इन पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि मना करने के बाद भी ये काम कर बैठे? हाँ, क्या है? इजाजत है? ये क्या है? ये उन लोगों के ईमेल और अकाउंट का डेटा है जो अहम जगह पर पहुंचाने के लिए काम आता था। ये सभी लोग मेरा वतन नामी एक मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग 19 से 26 साल की उम्र के हैं। जी हाँ, इनकी बातों से ये पता चलता है कि अंग्रेजों की कब्रों को खोदना बहुत ही माहिराना और शातिराना मंसूबे के तहत डॉक्टर नाज़मी के जरिए पेश किया गया है और ग्रोही शक्ल में ये काम अंजाम पाया है। ये डॉक्टर नाज़मी कौन है? सूबे के इल्मी हलके में डॉक्टर साहब का बहुत नाम है और हमने उनके फोन के रिकॉर्डिंग का इजाजतनामा आज ही हासिल किया है। इसका नतीजा ये कि डॉक्टर साहब ने बहुत खामोशी के साथ डॉक्टर बाकिर नसराबादी के साथ, जो कि कल्चरल एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं, उनके साथ राबिता रखा हुआ है। अब आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले इन्होंने तेहरान के सफर के दौरान डॉक्टर नसराबादी से मुलाकात की। इस सूबे में अंग्रेजों से मुताल्लिक तमाम जगहों पर नजर रखी जाए। आप अपने काम की रिपोर्ट तेहरान भेज दें, उनका जायजा लेने के बाद इस बारे में आखिरी फैसला किया जाएगा। जी जरूर। इन लोगों के बारे में कल सुबह अपनी राय लिखकर अलबत्ता जज साहब को इनकी बेगुनाही के बारे में बता दें ताकि उनको इल्म रहे। जी जरूर। शुक्रिया। जनाब, ये कैसे हो सकता है कि इस तरह के नौजवानों को इस काम के लिए तैयार किया जाए? ब्रेन वॉशिंग, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। इस तरह की चीजें जो हो रही हैं वो दुश्मन की तरफ से धोखा देने के लिए मंसूबाबंदी की वजह से है। वो हकीकत को उल्टा करके पेश करते हैं और लोगों की कमजोर नस को पकड़ा करते हैं। अलबत्ता अफसोस है कि कोताही हमारी तरफ से है जब हम अपने लोगों को ये नहीं बताते कि अपने जज्बात का फायदा कैसे उठाएं और उसे कंट्रोल कैसे करें और आंखें खोलकर फैसला कैसे करें, सच्चाई और झूठ का फर्क कैसे जानें, जुल्म और इंसाफ का फैसला कैसे करें, तो इसका नतीजा यही होगा। और इस तरह से वो दुश्मन की मदद करते हैं कि वो अपना जाल बिछाए और अपना मंसूबा पूरा करे। ये बात है सईद, ये सब जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारी कोताही की वजह से। शहीद साहब जरा जल्दी चलें वरना प्रवास छूट जाएगी।
जी हाँ, शुक्रिया। बहुत जहमत दी आप लोगों को। इजाजत दे। आपके आने का शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। खुदा बहुत हाफिज। मेहरबानी की। खुदा हाँ जी, हाफिज। बहुत शुक्रिया। क्या तुम मसरूफ हो? नहीं जनाब, तशरीफ लाइए। क्या कर रहे हो? बैठिए जनाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जरा देखिए इसे। मैं इब्राहिम शरीफ हूँ। जिस मौजू के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उन एजेंटों के बारे में है जो मेरे लिए ईरान में काम करते थे। ये ऐसे लोग हैं जो ईरान के अहम सियासी ओहदों पर काम किया करते हैं और ये लोग अहम इंफॉर्मेशन मेरे हवाले किया करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस लिस्ट में सबसे अहम इंसान वो है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता है कि बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे हवाले करे। वो आपके इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। समझे मेरी बात? वो आप ही के इंटेलिजेंस का एक बड़ा ऑफिसर है। ये सौदा करना चाहता है। वो बकवास कर रहा है। इसका इम्कान है, लेकिन अगर सच्चाई हुई तो? अफसोस कि उसका भी इम्कान पाया जाता है। बहुत ही माहिर है ये। इसने ऐसा कुछ सोच रखा है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को तूल दे सके। जनाब शरीफ को ये पता नहीं है कि वो आवाम की नज़र में अफगानिस्तान में मर चुका है। ठीक, उसे सिक्योरिटी एजेंसी को भेज दो ताकि वो जी लोग इसका जनाब, जायजा आइए हम लें। खुद को शरीफ की जगह रखकर सोचते हैं। अच्छा जनाब, MI6 के साथ शरीफ का राब्ता वाज़ेह हो चुका है और ईरान में उसके एजेंट भी पहचाने जा चुके हैं। सादिया आमिर ने कबूल किया है कि काशिफी और करीमी को शरीफ के हुक्म पर मारा गया है और अब सादिया आमिर हमारी गिरफ्त में आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वक्त गुजार रहा है ताकि MI6 इसे बचाने की कोई राह ढूंढ सके। बिल्कुल, इसीलिए वो ये कह रहा है कि एक इंटेलिजेंट ऑफिसर ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसे दी है। ये झूठ है, लेकिन इसके फायदे और इस पर हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि शरीफ जिस आला सिक्योरिटी एजेंट के बारे में बोल रहा है उसे सिक्योरिटी एजेंसी को भेज दो ताकि वो लोग इसका जायजा ले लें। जी। दूसरा ये कि फिक्र ना करो, MI6 उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो सिक्योरिटी के जुर्म के अलावा MI6 का एजेंट भी है और एक दहशतगर्द इंसान भी है। तो इस तरह तबादले का इम्कान भी नहीं पाया जाता। तुमने क्या सोचा? जनाब, जैसा कि आपका कहना है, लोगों को वहीं से ज्यादा चोट पहुंचती है जहां उन्हें मुकम्मल इत्मीनान होता है। तजवीज़ क्या है? उठिए, मेरे साथ चलिए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी ना कि कभी हमारा आमना सामना होगा? ठीक उसी तरह जैसे तुमने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत तुम्हारे घर में घुसकर हार्ड डिस्क और अहम मालूमात हासिल कर सकती है। हार्ड डिस्क, मालूमात?
वो तो तुम्हें पकड़ने के लिए एक चारा था। मुझे मायूस कर दिया तुमने। मैं तो ये सोच रहा था कि MI6 के पास बहुत ज़हीन लोग होंगे। तुमने ये सोच रखा था कि करीमी और काशिफी को मारने का हुक्म जारी कर दोगे और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जिंदा लोगों पर तवज्जो देता, ना कि 2 मुर्दा लोगों पर। उन मुर्दा लोगों का आखिर क्या फायदा हो सकता है? और इंग्लैंड, क्या वो मुर्दा लोगों के केस पर तवज्जो देता है? अफगानिस्तान जेल के जिम्मेदारों ने रिपोर्ट दी है कि गुज़िश्ता रोज इब्राहिम शरीफ नामी ईरानियुल अस्ल दुबई के बाशिंदे ने, जो कि अफगानिस्तान की जेल में कैद था, काबुल के पुल चरखी जेल में अपनी जान गंवा दी है और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। अफगानिस्तान का पोस्टमार्टम इदारा इब्राहिम शरीफ की लाश की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ताहम इब्तदाई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसे बहुत ही मुहलिक जहर देकर मारा गया है। ये कैदी अफगानिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में दहशत गर्दाना कार्रवाई और अगवा जैसी दीगर कार्रवाइयों में मुलविस था, जिसे गिरफ्तार करके शदीद हिफाजती इंतजाम में रखकर पूछताछ हो रही थी। देखा तुम इंग्लैंड के लिए बिल्कुल मर चुके हो, यानी तुम्हारे तबादले का रास्ता भी बंद हो चुका है और तुमने जो जाल फैलाया था वो भी हमारी गिरफ्त में है। तो फिर सीखो तुम, कभी मुर्दों पर तवज्जो देना जिंदों पर तवज्जो देने से ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा तुमने हमें एक भारी चोट भी पहुंचाई है, जो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत अहम था। जरूर जानते होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उस जगह का राज फाश होने के बाद इज्जत बर्बाद हो गई ना। ये बहुत बड़ी चोट थी ना? बहुत ज्यादा, बहुत। अलबत्ता उसकी सजा भी बहुत बड़ी है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें इस काम का अच्छा इनाम दिया जाए। यकीन करोगे तुम, क्योंकि इस्राएली और मगरबी मीडिया इस पर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। और इस वाकई के हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। ठीक है, चलो असल बात पर आते हैं। तेहरान में इंग्लैंड एम्बेसी के डिप्लोमेटिक काउंसलर से तुम्हारे ताल्लुकात के बारे में खेल खत्म हुआ। हमें जल्दी भी नहीं है। कागज और कलम तुम्हारे पास है तुम्हारा एतराफ लिखने के लिए। एक आदमी भी तुम्हारे पास रहेगा ताकि खुद को नुकसान ना पहुंचा सको। मैं सुबह नाश्ते के बाद तुम्हारा कबूलनामा पढ़ूंगा। तुम देख चुके हो कि अमली तौर पर तुम मर चुके हो, इसलिए खुदकुशी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। शायद जीने का एक और मौका तुम्हें मिल जाए। बस एक बात मत भूलना कि शार्लोट के बारे में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि असली मोहरा वही है। जरा आप सब लोग अपनी हालत देखें। आप सबने 15 मीटर कपड़ा लपेट रखा है अपने ऊपर। प्रोग्राम से हटकर तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं होगा। क्या तुम पीछा नहीं कर रहे हो? तुम आखिर हो कहाँ अभी? फिलहाल तमाम राब्तों को तोड़ दो। तुम्हारा शिकार बाहर घूम रहा है दाऊद। हमारे आदमियों में से किसी को पता नहीं चला कि वो बाहर निकल। शपूर ने कहा है कि वो साथ देने को तैयार है। उन्हें ये बात समझानी होगी कि लंदन को ईरानी औरतों की समाजी जिंदगी की फिक्र है। हम जिस भी जाविये से देखते हैं पता चलता है तेहरान में इंग्लैंड एम्बेसी से रास्ता जुड़ा है। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی
کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاک سر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاک سر بباره. عشق یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاک سر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاک سر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.